बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक जंगल के पास एक नर्सिंग होम था और वो कई सालों से सुनसान पड़ा था और अक्सर वो चर्चा का विषय भी बन जाया करता था, क्योंकि वहां से गुजरने वाले लोगों को उस नर्सिंग होम के अंदर से कुछ न कुछ आवाजें सुनाई देती थी। इसी का पता लगाने के लिए मैं और मेरा दोस्त राहुल शुक्ला उस नर्सिंग होम में गए और उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। इसके बारे में आज भी जब मैं सोच लेता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं और मेरा शरीर कँपाने लगता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उस घटना के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अभय है। मैं और मेरा दोस्त राहुल शुक्ला, जिसे लोग शुक्ला साहब कहकर पुकारते थे, जैसे हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी कि आखिर जो भी उस नर्सिंग होम के बारे में खबर निकल कर आती है उस खबर में कितनी सच्चाई है, और इसी चीज का पता लगाने के लिए हम लोग एक बाइक से नर्सिंग होम के लिए निकले। शुक्ला साहब के पास एक कैमरा था और उसी कैमरे के माध्यम से हमने ये पता लगाने का फैसला किया। अब हम जंगल में पहुंच गए थे, जहां से जंगल की शुरुआत होती है, और इसी जंगल के अंदर एक नर्सिंग होम बना हुआ था। हम जैसे जंगल में घुसे तो वैसे हमें कुछ आवाज होना शुरू हो गया था। हमें कुछ अटपटा सा दिखने लगा था। एक तो इस जंगल में इतनी खामोशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया सो चुकी हो। अभी हम सीधे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ऐसा लगा कि अचानक से जंगल की तरफ से कोई रोड को क्रॉस करता हुआ दूसरे जंगल की तरफ भागा है। ऐसा मंजर देखकर मेरे पीछे बाइक पर बैठा शुक्ला डर के मारे थरथराने लगा था और उसके कांपने की वजह से पूरी बाइक जोर जोर से हिलने लगी थी। जिसको हमने भागता देखा था वो कोई जानवर जैसा नहीं था, बल्कि उसका रूप इंसान की तरह था, लेकिन वो भाग शैतान की तरह रहा था। उसको देखकर अचानक से मेरे दिल की भी धड़कनें तेज हो गईं। तभी मैंने तुरंत ही अपनी बाइक रोकी तो इस पर शुक्ला ने बोला, भाई क्या था ये? एक पल में ही अचानक से ओझल हो गया। मैं अपनी सांसें छोड़ते बोला, होगा कोई जानवर। ये बात मुझे भी पता थी कि वो कोई जानवर नहीं था, लेकिन मैंने शुक्ला से ऐसा इसलिए बोला था ताकि शुक्ला को डर न लगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से डर के मारे मेरी बाइक के पीछे बैठकर ही कांप रहा था। इतना सुनते ही शुक्ला ने बोला, भाई लेकिन वो कोई जानवर की तरह नहीं दिख रहा था। इतना सुनकर मैंने अपनी गर्दन पीछे घुमाई और शुक्ला की नजरों से नजरें मिलाकर बोला, चले एक काम करते हैं, जिस तरफ से वो भागा है ना, हम भी अपनी बाइक वहीं घुमाकर उसके पीछे पीछे चलते हैं और जाकर देख लेंगे कि वो जानवर था या फिर कुछ और। इतना सुनकर शुक्ला बोला, छोड़ो यार, हमें क्या करना है। ये तो अच्छी बात है कि वो हमारे सामने नहीं है, अब उसका पीछा करके हम बेवकूफ़ी थोड़ी ना करेंगे। ये बात भी ठीक थी, तो मैंने वापस से अपनी बाइक स्टार्ट की और अब हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वहां पर मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था रंजना नर्सिंग होम, और उस पर एक एरो बनी हुई थी जो कि जंगल के अंदर की तरफ इशारा कर रही थी। उसको देखकर मैंने पीछे शुक्ला से बोला, शुक्ला साहब हम लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए हैं। और इतना बोलकर मैंने बाइक जंगल के अंदर की तरफ घुमा दी जहां पर वो एरो इशारा कर रहे थे। हम जंगल के अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगे और फिर एक नर्सिंग होम के सामने पहुंचे। ये नर्सिंग होम बिल्कुल खंडर जैसा लग रहा था। तभी पीछे बाइक पर बैठे शुक्ला ने बोला, भाई ये वही नर्सिंग होम है जहां लोग काफी दूर दूर से आया करते थे, लेकिन आज इसकी हालत देखो, किसी खंडर से कम नहीं लग रही। तभी मैंने पीछे देखते हुए बोला, शुक्ला साहब हम पहुंच गए हैं, अब नीचे तो उतर जाओ। मैंने इतना ताना मारते हुए शुक्ला से बोला, जो कि बाइक पर अभी बैठा हुआ था। मेरी बात सुनकर शुक्ला बाइक से नीचे उतर गया और उसके हाथ में एक काले रंग का बैग भी था, जिस बैग के अंदर कैमरा रखा हुआ था और साथ ही कुछ खाने पीने की चीजें भी मौजूद थे। तभी मैंने बाइक को स्टैंड पर लगाया और लॉक करके चाबी को जेब में रखा। तभी शुक्ला ने बोला, भाई इस रंजना नर्सिंग होम के बारे में तुम्हें पता है? तभी मैंने शुक्ला से पूछा, क्या क्या पता है? तब शुक्ला ने आवाज को हल्का सा लाउड करते हुए जवाब दिया, अरे यही कि 2 साल पहले इस नर्सिंग होम को क्यों बंद कर दिया गया। मैंने शुक्ला को जवाब दिया, नहीं यार ये तो मुझे नहीं पता। इतना बोलकर नर्सिंग होम के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था रंजना नर्सिंग होम। मैं उसे आगे की तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। वो काफी ज्यादा जंग खा चुका था और मैं इस चीज पर गौर कर रहा था कि तभी शुक्ला ने बोला, इसी हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई थी। अभी शुक्ला आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी हम नर्सिंग होम के अंदर घुस गए। बैग में 2 टॉर्च पड़ी हुई थी,
एक टॉर्च शुक्ला ने निकाल कर मुझे दी और एक टॉर्च शुक्ला ने खुद ली। शुक्ला अपने एक हाथ में टॉर्च लिया था तो दूसरे हाथ में अपना कैमरा चालू करके पकड़ा हुआ था और पीठ पर उसके बैग टंगा हुआ था। अभी हम कुछ कदम अंदर बढ़े ही थे कि अचानक से हम दोनों की टॉर्च की लाइट बंद पड़ गई। अचानक से एक साथ दोनों की टॉर्च का बंद हो जाना हमें डरा चुका था। तभी मैंने चिल्लाते हुए शुक्ला से बोला, अबे शुक्ला, टॉर्च कैसे बंद हो गई? तभी शुक्ला ने जवाब दिया, यार मुझे क्या मालूम। इतना सुनकर अब मेरा मन कर रहा था कि मैं शुक्ला को खरी खोटी सुना दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी टॉर्च को अपनी हथेली पर जोर जोर से पटकने लगा और यही उम्मीद कर रहा था कि अब टॉर्च जल जाएगी, लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी टॉर्च नहीं जली। जब टॉर्च नहीं जली तो मैंने टॉर्च शुक्ला को थमा दी और जेब में पड़े अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को चालू ही करने वाला था कि उससे पहले ही राइट में एक कमरा मौजूद था जहां से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर मैंने और शुक्ला ने अपनी गर्दन तुरंत उस कमरे की तरफ घुमा ली। उसके बाद जो चीज़ हमें नजर आई उसको देखकर तो हमारे पैर अपने आप ही थरथर कांपने लगे और हमारे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हमने देखा कि कमरे के अंदर किसी की दो काली काली सिर्फ और सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। इसको देखकर हम दोनों पूरी तरह से डर गए थे। तभी शुक्ला ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाया, भाई भाई भूत। यह एक शब्द बोलने में शुक्ला को 5 सेकंड का समय लग गया, क्योंकि शुक्ला ने इसको बहुत ही लंबा खींचकर बोला और पूरे नर्सिंग होम में सिर्फ शुक्ला की यही आवाज गूंज रही थी। तभी मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश चालू की तो मैंने देखा कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक काले कलर की बिल्ली है जो कि टेबल के ऊपर बैठी हुई थी। तभी मैंने अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाकर देखा तो मैंने पाया कि शुक्ला चिल्लाने के बाद अपनी पीठ पीछे की तरफ घुमा लिया था। मैंने एक हाथ शुक्ला के सर पर जोर से मारा और बोला, वो देख, टेबल पर भूत बैठा हुआ है। मेरी आवाज में बिल्कुल भी डर नहीं था और इस आवाज को सुनने के बाद शुक्ला ने पीछे की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो उसने पाया कि एक टेबल पर काली बिल्ली बैठी है। ये देखकर शुक्ला की जान में जान आई। हम कमरे के अंदर घुसे तो हमें देखकर वो बिल्ली वहीं पर बनी खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। शुक्ला कमरे में घुसते ही चारों तरफ कैमरा घुमाकर वीडियो बनाने लगा। तभी हमने देखा कि सब सामान ऐसे ही फैले हुए हैं। कमरे के अंदर 4 बेड लगे हुए थे और एक बेड बहुत ही गंदा था और पूरे नर्सिंग होम में जाले ही जाले मौजूद थे। नर्सिंग होम में कई कमरे थे और इस कमरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो हम वापस से इस कमरे से बाहर की तरफ निकले और आगे ही बने दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। हम दूसरे कमरे में घुसे तो हमने देखा कि वहां बेड पर कुछ पड़ा हुआ है। दूर से तो साफ साफ दिखाई नहीं दिया, पर जब मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा तो मेरे पीछे पीछे शुक्ला भी आ गया और जब हमने करीब जाकर देखा तो हमें दिखाई दिया कि एक बेड के पास एक सफेद रंग की खोपड़ी पड़ी हुई है। तभी शुक्ला ने उस पूरे कमरे का वीडियो रिकॉर्ड किया। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, इधर आओ, जैसे हमें कोई बुला रहा हो। ये आवाज किसी महिला की थी और इसको सुनकर हमारे होश ही गुम हो गए थे। हम दोनों अब बुरी तरह से डर गए थे। शुक्ला इतना ज्यादा डर गया था कि एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था तो उसने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ में दे दिया था। अब तक हम दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे और इस कमरे से हम बाहर निकले। तभी शुक्ला ने बोला, यार चलो चलते हैं, जितना वीडियो बनाना था हमने बना लिया, जो पता करना था सब कुछ पता चल गया। और ये बोलकर शुक्ला, जो कि मेरा हाथ पकड़ा था, उसने अब मेरे हाथ को अपने हाथ से दबाया और मुझे खींचकर नर्सिंग होम के बाहर लेकर जाने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस दूसरे हाथ से मैंने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, जिसकी फ्लैश लाइट चालू है, वो हाथ मेरा किसी ने पकड़ लिया है। मैंने अपनी गर्दन तुरंत ही अपने राइट हैंड की तरफ घुमाई तो मैंने देखा मुझे कोई भी नजर नहीं आया और ये चीज देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वो मुझे वापस से नर्सिंग होम के अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब उधर से शुक्ला अपना जोर लगा रहा था तो इधर से मुझे कोई अंदर की तरफ खींचता हुआ लेकर जा रहा था। शुक्ला का हाथ मैंने और भी टाइट से पकड़ लिया था। शुक्ला के दम लगाने के बावजूद मुझे कोई अंदर की तरफ शुक्ला के साथ ही खींचता हुआ लेकर चला गया। अब शुक्ला भी ये चीज देखकर समझ गया था कि मुझे कोई अंदर की तरफ खींचता हुआ लेकर गया है। अब शुक्ला बुरी तरीके से डर चुका था क्योंकि शुक्ला ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी कल्पना शुक्ला ने कभी करी नहीं थी। उसने अपने कैमरे में देखा कि एक काली परछाई मेरा हाथ पकड़े हुए है और ये देखकर शुक्ला ने पैंट में ही पेशाब कर दिया और अब मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तभी मैंने एक बार शुक्ला की तरफ देखा तो उसके चेहरे की भी हवा उड़ चुकी थी।
हम दोनों बिना कुछ सोचे समझे वापस से खड़े हुए और नर्सिंग होम के बाहर की तरफ भागने लगे। तभी अचानक से नर्सिंग होम का मेन दरवाजा बंद हो गया और हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि हम दोनों अपने कदम नहीं रोक पाए और जाकर वो बंद दरवाजे से टकरा गए और वहीं पर नीचे गिर पड़े। मेरा मोबाइल फ़ोन टकराने की वजह से कहीं दूर जा गिरा और उसकी जलती फ्लैश लाइट भी अचानक से बंद हो गई। अंधेरे में मुझे अब समझ में नहीं आया कि वो मोबाइल कहाँ जाकर गिरा है, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि शुक्ला ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई थी। शुक्ला का कैमरा भी शुक्ला के पास ही था और शुक्ला का मोबाइल उसके हाथ में था। शुक्ला को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर काफी ज्यादा चोट लग गई है। तभी अचानक से शुक्ला के बैग में पड़ी टॉर्च चलने लगी और उसको देखकर मैंने धीमी आवाज में बोला, भाई शुक्ला, तुम्हारे बैग में टॉर्च चल रही है। इतना सुनते ही शुक्ला ने अपनी पीठ पर टंगे बैग को आगे की तरफ किया और उससे टॉर्च निकालकर मुझे थमा दी। वो टॉर्च लेने के बाद अब मैं ये सोचने लगा कि आखिर मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे याद आया कि शुरुआत में जहाँ पर बिल्ली बैठी हुई थी उसी के पास एक खिड़की मौजूद है और उसी खिड़की से कूदकर हम यहाँ से भाग सकते हैं। मैं अपने मन में अभी यही सोच रहा था कि तभी मेरे कानों में आवाज आई, यहाँ आओ। और ये आवाज सुनकर शुक्ला मेरे ऊपर चिल्ला उठा, मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर कुछ है। तभी मैंने शुक्ला की तरफ गर्दन घुमाई और बोला, अब चिल्लाने से क्या फायदा होगा। इतना बोलकर मैंने टॉर्च की मदद से अपने मोबाइल को ढूंढा और उठकर उसको जेब में रखा। मेरे मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया था, उसकी स्क्रीन चटक चुकी थी। फिर मैंने शुक्ला की तरफ देखा और बोला, शुक्ला मेरे पीछे आओ। इतना बोलकर मैं उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां पर वो काली बिल्ली थी, क्योंकि उस खिड़की के माध्यम से हम कूदकर ही इस नर्सिंग होम से बाहर निकलने वाले थे। अभी हम उस कमरे में पहुंचे ही थे कि अचानक से ही पूरे नर्सिंग होम की लाइट चालू हो गई और ये देखकर हम दोनों का दिल एकदम से धक से उठा। सामने दीवार पर अचानक से एक परछाई मुझे दिखाई देने लगी और उसको देखकर मैं जोर से चिल्ला उठा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये शुक्ला की ही परछाई थी जो कि दीवार पर बन रही थी। तभी मैं खिड़की से कूदने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मैंने खिड़की को हाथ लगा कर देखा तो मुझे बाहर की चीज तो नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से मैं अपना हाथ बाहर की तरफ नहीं निकाल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार हो। शुक्ला ने भी कोशिश की लेकिन उसका भी हाथ बाहर की तरफ नहीं निकल पा रहा था। और ये चीज देखकर हमें इतना तो समझ में आ गया था कि जब तक इस नर्सिंग होम में मौजूद भूतिया चुड़ैल बाहर जाने का मौका नहीं देगी तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मैं ये बात भी अच्छे से जानता था कि इसका कोई भरोसा नहीं हो सकता कि इस हॉस्पिटल के अंदर ही हम दोनों मारे जाएं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से शुक्ला ने मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, भाई वो देखो। शुक्ला की आवाज में साफ साफ डर झलक रहा था। मैंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई और सामने देखा तो मुझे एक एरो दिखाई दिया जो कि हमें दिशा बता रहा था। तभी एक आवाज बहुत ही जोर से आई, इसी के पीछे आ जाओ। ये आवाज किसी लेडीज की थी जिसको सुनकर हम दोनों के होश उड़ गए थे और हम उस एरो को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। फिर कुछ दूर जाने के बाद हमें एक काउंटर जैसी चीज दिखाई दी और वहां पर पीछे एक तस्वीर लगी हुई थी। इस तस्वीर में एक लड़की थी जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी। सफेद कोट में हल्की मुस्कान के साथ वो दिखाई दे रही थी। उस फोटो को देखकर ये तो साफ समझ में आ रहा था कि ये फोटो इसी हॉस्पिटल में खिंच गई है। ये एरो एक सीढ़ी की तरफ से हमें ऊपर की तरफ इशारा करते हुए लेकर जा रही थी। तभी शुक्ला ने बोला, भाई क्या हमें ऊपर जाना ठीक रहेगा। इतना सुनकर मैंने शुक्ला की तरफ गर्दन घुमाकर बोला, भाई इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो मौजूद नहीं है। यह सुनकर शुक्ला और मैं उस एरो को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर की तरफ जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है और ये लड़की वही थी जिसकी तस्वीर अभी नीचे काउंटर के पास लगी हुई थी। उसको देखकर शुक्ला की तरह मैं भी डर रहा था, लेकिन वो इंसानी रूप में मौजूद थी जिसकी वजह से डर कम लग रहा था। तभी शुक्ला ने जोर से चिल्लाया क्योंकि शुक्ला ने उस लड़की को कैमरे में देखा था, क्योंकि कैमरे में वो लड़की नहीं दिख रही थी बल्कि वो एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। और इतना देखकर शुक्ला के हाथ अपने आप ही कांपने लगे। शुक्ला के चिल्लाने की वजह से मैंने भी कैमरे में देख लिया था कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल है। इतना देखकर हम वापस से नीचे की तरफ भागने वाले थे कि तभी उस चुड़ैल ने बोला, रुको, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर हमारे हाथ पर थर-थर कांपने लगते। अगर ये आवाज किसी लड़की जैसी नहीं होती तो। इतना सुनकर हम दोनों जो अभी भागने के लिए मुड़ गए थे, हमने वापस से उस चुड़ैल की तरफ अपना मुंह किया
उस चुड़ैल ने हमारी तरफ देखा और बोला, तुम दोनों काफी भले लगते हो, मेरा एक काम करोगे? इतना सुनकर मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि क्या ये कोई मजाक तो नहीं चल रहा। तभी शुक्ला ने पीछे से बोला, कैसा काम? ये सुनकर चुड़ैल अपनी जगह से खड़ी हो गई और हमारे पास आने लगी। उस चुड़ैल को अपने पास आता देखकर हम डरने लगे और एक एक कदम पीछे की तरफ खिसकने लगे। तभी चुड़ैल ने बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम मेरी वीडियो बनाओ। और ये कहकर वापस से जाकर उस कुर्सी पर बैठ गई। तभी शुक्ला ने वीडियो बनाना शुरू किया। तब उसने बोला, मैं रंजना हूँ और मेरे बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन मेरी मौत किस वजह से हुई ये आज भी एक राज बना हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरी मौत नहीं बल्कि मुझे मारा गया है। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पति अर्जुन ने ही मारा है, जिसे मैं अपना देवता मानती थी। उसने ही मेरे साथ धोखा किया और मुझे बेरहमी से मार दिया। दोस्तों, ये चीज सुनकर तो हम दोनों भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर आगे चुड़ैल ने बताया कि ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरे पति अर्जुन हम दोनों साथ में रहा करते थे और मैं उस वक्त प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी डिलीवरी के लिए मुझे एक हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, लेकिन अफसोस हॉस्पिटल मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, जिसकी वजह से मेरे पेट में मौजूद बच्चा वहीं मर गया। अफसोस की बात यह थी कि मैं दोबारा बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं रास्ते के बीच में एक नर्सिंग होम खोलूंगी, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई है कल को वो किसी और के साथ ना हो। इसलिए मैंने रंजना नर्सिंग होम खोलने का फैसला किया और इस काम को मेरे पति ने मेरा साथ दिया। पर मुझे नहीं मालूम था कि अर्जुन के दिमाग में पहले से क्या चल रहा था। दोस्तों, इतना सुनते ही मैंने और शुक्ला ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर वापस से चुड़ैल की तरफ देखने लगे। फिर आगे उस चुड़ैल ने बताया कि रंजना नर्सिंग होम की ओपनिंग हुई और उसी दिन उसी हॉस्पिटल में मेरी अर्जुन ने एक फ़ोटो खिंचवाई और उसे बनवाकर उसी हॉस्पिटल के काउंटर के पीछे लगवा दी। उसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। इस नर्सिंग होम से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने लगा और देखते ही देखते अड़ोस पड़ोस के जितने गांव के लोग थे वो सब यहीं आते थे, क्योंकि गांव से शहर जाना पड़ता था। लेकिन उनकी ये परेशानी मैं समझ गई थी और इसी का हल मैंने निकाल दिया था। इसके अलावा मैं हॉस्पिटल के मुकाबले पैसा भी कमा लेती थी और जो ज़्यादा गरीब होता था उनका तो इलाज मुफ्त में करवा देती थी। और साथ ही इसी चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिलती थी। लेकिन अर्जुन इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। उसने मुझसे बोला, देखो रंजना, तुम जो ये लोगों का मुफ्त में इलाज कर देती हो ना, ऐसा करना बंद कर दो, हमें नुकसान हो रहा है। इतना सुनते मैंने बोला, नुकसान हो रहा है मतलब? मैंने ये हॉस्पिटल फ़ायदे के लिए नहीं खोला, मेरा मकसद है इस नर्सिंग होम से गरीब लोगों की मदद हो सके। इतना सुनते ही अर्जुन को बहुत ही तेज गुस्सा आ गया और उसने भारी आवाज़ में बोला, मैंने मदद के लिए कोई फाउंडेशन नहीं चालू किया है, इस नर्सिंग होम को बनवाने में मेरा पैसा लगा है और अब ये चलने लगा है तो तुम लोगों की फ्री में मदद कर रही हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और इतना बोलकर वो उसी दिन घर से निकल गया और रात को भी घर नहीं आया। ये सब चीज़ें देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और फिर कुछ दिन तो नर्सिंग होम भी नहीं गई थी। तभी एक दिन मैं नर्सिंग होम पहुंची तो मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी कल्पना मैं कभी कर नहीं सकती थी कि मेरा पति इतना ज़्यादा भी गिर सकता है। मैंने देखा कि उस नर्सिंग होम में लोगों का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि व्यापार हो रहा है। डॉक्टर अर्जुन के साथ मिल चुके थे। मैंने अर्जुन के मुंह से डॉक्टर को बात करते हुए सुना, ये क्या है, इस हफ्ते सिर्फ 4 ही किडनी निकाली हैं, लोगों को झूठ मूठ डराओ, मुफ्त में इलाज हो रहा है, लोग अपना ऑपरेशन करवा लेंगे और उनकी किडनी से हमें उससे कई गुना ज़्यादा फायदा हो जाएगा जितना उनका पैसा देने से भी नहीं होता। तभी डॉक्टर ने बोला, बेमतलब किसी का ऑपरेशन करेंगे तो उन्हें शक हो सकता है। तो अर्जुन ने जवाब दिया, ये गरीब लोग हैं, इन्हें शक वक कुछ नहीं होगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। और ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये चीज़ मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी कि तभी अर्जुन की नज़र मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे देख लिया कि मैं उसकी इन बातों को रिकॉर्ड कर रही हूँ। इतना देखकर अर्जुन मुस्कुराया और मुझसे बोला, क्या ज़रूरत थी इसकी? अभी अर्जुन मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। तभी मैं भागने लगी। मुझे ऐसा करते हुए देखकर अर्जुन के चेहरे पर जो स्माइल थी वो अचानक से कहीं गायब हो गई और वो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा। नर्सिंग होम बंद होने का समय हो चुका था, जिस वजह से नर्सिंग होम में लोग मौजूद नहीं थे और मैं अभी नर्सिंग होम से कुछ दूर भागी ही थी कि पीछे से मेरे सर पर आकर एक पत्थर लगा और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। तभी मैंने देखा अर्जुन मेरे पास आया और बोला, अगर तुम्हारे अंदर लोगों की मदद करने का बहुत नहीं गुस्सा होता ना
तो आज मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना बोलकर अर्जुन ने पेड़ के पास पड़े एक पत्थर को उठाया और उठाकर मेरे सर पर मारने लगा। अभी मैं मरी भी नहीं थी कि इसके बाद अर्जुन ने मुझे पीछे के दरवाजे से लेकर नर्सिंग होम के अंदर ले गया और फिर अर्जुन ने मुझे एक जगह जाकर लिटा दिया जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसके बाद वो बाहर चला गया और कुछ देर के बाद वो एक केमिकल लेकर आया और लाकर मेरे शरीर पर डाल दिया। वो केमिकल जैसे मेरे शरीर पर गिरा तो मैं तड़पने लगी और ये बात देखकर अर्जुन समझ गया कि मैं अभी मरी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने केमिकल से मुझे पूरा नहला दिया और मैंने तड़पते तड़पते वहीं पर दम तोड़ दिया। उसके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वो मेरे मर जाने का इंतजार कर लेता, लेकिन उसने मेरे ऊपर केमिकल इसलिए डाला था ताकि मेरी बॉडी को पिघलाया जा सके। मैं अनाथ लड़की थी, इसलिए ना मेरा कोई आगे देखने वाला था और ना कोई पीछे। मेरी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और इस हादसे के बाद मेरी आत्मा इसी नर्सिंग होम में भटकने लगी और मैंने यहाँ से सबको डरा डरा कर भगा दिया। मेरी मौत के 1 महीने के बाद ही इस नर्सिंग होम को बंद कर दिया गया और उस दिन से आज तक मैं इसी नर्सिंग होम में भटक रही हूँ। दोस्तों, इतना बोलकर चुड़ैल अचानक ही कहीं गायब हो गई और इतना सुनकर शुक्ला और मेरी आंखें भी नम हो गई थी। तभी सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिखाई दिया। अचानक से चल रही लाइट बंद हो गई और तभी मैंने टॉर्च ली और हम लोग नीचे की तरफ आ गए। नीचे आकर मैंने देखा तो बाहर जाने का रास्ता खुल चुका था और हम लोग चुपचाप वहां से निकल गए। पर जैसे हम बाइक उठाकर अभी रोड पर आए थे कि पीछे से शुक्ला ने बोला, हमें रंजना को इंसाफ दिलाना होगा। उसकी बात सुनकर मैंने बोला, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। इतना बोलकर मैंने बाइक की स्पीड और बढ़ा ली और हमने फैसला कर लिया था कि हम इस वीडियो क्लिप को न्यूज चैनल पर लीक कर देंगे और हमने वैसा ही किया। अगले दिन जाकर मैंने एक न्यूज चैनल पर इस क्लिप को दे दिया और इसके बाद देखते ही देखते ये क्लिप हर न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगी और इसकी बदौलत हमने रंजना को इंसाफ दिला दिया और अर्जुन आज सलाखों के पीछे है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।